हाँ तो बच्चों, एक अपने पास में तुम्हें ध्यान हो तो अपन मेथड ऑफ चार्जिंग में एक तरीका पढ़ा था अपने, चार्ज्ड बाय कंडक्शन। ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा करते थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा मैं आज तुम्हें। जैसे एक स्फीयर है और इस स्फीयर पर 100 कूलम चार्ज है, ऐसा करते थे, याद होगा तुम्हें। और ये दूसरा स्फीयर हुआ करता था जो न्यूट्रल हुआ करता था। मैं इसको उठाता था, इससे टच कराता था, फिर उतनी डिस्टेंस वापस रख देता था। यहाँ बताया गया है कि रेडियस दोनों स्फीयर की आर है, तो जब आप उसको उठा के टच करा के फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख देंगे तो होता क्या था कि आप नेट चार्ज को निकालते थे और नेट चार्ज होता था, इस पे 100 था, इस पे 0 था, वो हो गया था 100। फिर टच करने के बाद में उनको उतनी डिस्टेंस जब रखते थे तो दोनों स्फीयर पर आप जो चार्ज था वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया करते थे, ये 50 और ये 50, ऐसा कुछ किया करते थे। इस स्फीयर पे चार्ज हुआ करता था मान लो 100 गुलाम, इसमें होता था माइनस का 50, ये 100 ये माइनस 50, आपने इसको ऐसे उठाया, टच कराया, फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख दिया। तो जब आप ऐसा करते थे तो आपका चार्ज जो होता था, नेट चार्ज, आप 100 माइनस 50 टोटल 50 को दोनों आधा आधा बांटेंगे, आधा आधा शेयर करेंगे, 25 ऐसा कुछ किया करते थे। अब मैं इसी टॉपिक पर बेस्ड, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये सब चीज़ें आगे काम आएगी, जितनी भी बातें हम लोग कर सकते थे, जितनी बातें अपने बेस में किया है इस चैप्टर में, वो सारे की सारी चीज़ें काम आएंगी और तुम्हें पता लगेगा कि शुरुआत के 4-5 जो अपने लेक्चर हैं वो किस तरह से खास हैं, वो बातें सारी आपको फील भी होंगी। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी कुछ समय पहले भी ये कंपटीशन में आया हुआ है और बहुत समय से आता है, मतलब पिछले 8-10 सालों से ये हॉट क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है सब, आपके पास एक स्फीयर है, इस पर चार्ज क्यों है, एक और स्फीयर है जो इससे r डिस्टेंस पे रखा गया है और उस पर भी चार्ज क्यों है। स्फीयर A और B एक दूसरे से r डिस्टेंस पे रखने का मतलब होता है कि उनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है। कहा गया है कि दोनों स्फीयर की रेडियस बिल्कुल सेम है और दोनों स्फीयर एक दूसरे को एक फोर्स से रिपेल करते हैं, इसका मतलब दोनों पे लाइक चार्जेस है और वो फोर्स की वैल्यू दे रखी है F = 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, ये वैल्यू दी गई है फोर्स की। अब क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन क्या था साहब, आप एक और स्फीयर को उठाते हैं, एक और स्फीयर को उठाते हैं, वो बिल्कुल आइडेंटिकल है, इनका जैसा का जैसा है, रेडियस उसकी भी आ रहा है, कंडक्टर है, और वो स्फीयर C है, ये स्फीयर A है, ये स्फीयर B है, और इस पर चार्ज Q था जो कि यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ पर भी चार्ज Q था जो ये है, ठीक है, और स्फीयर C जो है वो न्यूट्रल है। क्या किया जाता है इसमें, क्या बताया जाता है कि स्फीयर C को यहाँ से उठाया जाता है, A से टच कराया जाता है और ठीक इन दोनों के बीच में प्लेस कर देते हैं, ठीक मिड में, यानी स्फीयर C को ठीक इनके मिड में प्लेस कर दिया गया है। और प्लेस कर देने के बाद में यह पूछा जाता है कि साहब अब आप ये बताओ कि स्फीयर C पर स्फीयर A और स्फीयर B की वजह से जो फोर्स लगेगा उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन था। अब इस सब में क्या क्या हुआ, आपको एक एक लाइन को पढ़ना होता है, उसके हिसाब से आंसर दिया जाता है। देखिए इस क्वेश्चन में खास क्या था, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फोर्स इज गिवन विच इज 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, बट गिवन नहीं है कोई भी चार्ज Q, चार्ज Q की मैथमेटिकल वैल्यू नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, उनके पीछे डिस्टेंस भी नहीं है। अब हमें जब ये नहीं रखा गया था उस वक्त ये फोर्स दे रखा था, डिस्टेंस r थी दोनों स्फीयर्स A और B के बीच में, तो फोर्स F की वैल्यू जो थी वो वैल्यू kq² अपॉन ऑफ r² इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁵, यानी इसकी टोटल वैल्यू ये है, ये गिवन था। अब क्या हुआ साहब, जब मैंने इसको यहां से उठाया, C को यहां से उठाया, इसे टच कराया, केवल मैं उसको टच करा रहा हूं A से, तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये जो चार्ज इस पर जो Q था उसका आधा चार्ज ये ले गया, रेडियस बराबर, समझ में आ गया ना, इसने हाफ चार्ज इससे कैसे ले लिया, तो इस पे चार्ज बच गया अब Q/2 और इस C स्फीयर पे भी चार्ज आ गया Q/2। अब जो C स्फीयर है उसके पास में चार्ज है, यानी वो फालतू नहीं है, उस पर चार्ज क्यों है। पूछा यह गया है इस क्वेश्चन में कि C स्फीयर पर अब नेट फोर्स कितना लगेगा, तो स्फीयर C पर अब, हालांकि यहाँ अभी अपन ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेज नहीं पढ़ा है, बट आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस से कर सकते हो ग्रेविटेशन के बेस पे।
अब क्या होगा साहब, यहां पर ये जो आपने इसको ठीक बीचों बीच में रखा है, यानी दोनों के सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो ठीक मिड में रख देने से ये r/2 हो चुकी है, यानी ये डिस्टेंस r/2 है, डिस्टेंस ये भी r/2 है। अब स्फीयर ए और स्फीयर सी के बीच में जो फोर्स लगेगा, अगर मैं मान लो उसको F1 फोर्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो स्फीयर ए ने स्फीयर सी पर कितना फोर्स लगाया, तो K, इसका चार्ज Q/2, उसका चार्ज भी Q/2, यानी हो गया KQ²/4, Q/2 × Q/2। दोनों के बीच की डिस्टेंस r/2, r/2 का स्क्वायर करोगे तो यह r²/4, यानी ये से कैंसिल। यानी आपने स्फीयर सी ने जो ए की वजह से जो फोर्स फील किया उसकी वैल्यू KQ² ही आई, जिसकी वैल्यू ए और बी के बीच में लगने वाले फोर्स के बराबर ही है, और इसकी वैल्यू आपकी 2 × 10⁻⁵ न्यूटन आप लिख सकते हैं। बट खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। स्फीयर सी पर एक और चार्ज्ड बॉडी भी फोर्स लगाएगी, और वो है बी वाली जो फोर्स लगाएगी वो यूं लगाएगी, और सपोज करो बी ने जो स्फीयर सी पर जो फोर्स लगाया उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं F2 से, और वो कितना है साहब K, बी पर चार्ज है Q, इस पर चार्ज है Q/2, यानी हो जाएगा Q²/2। डिस्टेंस दोनों के बीच में r/2 है, यानी हो जाएगा r²/4, यानी यहाँ से ये, यानी F2 की जो वैल्यू आई दोस्त, F2 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ KQ²/r²। ये KQ²/r² बार बार घूम रहा है इस क्वेश्चन में। अब देखें साहब, स्फीयर सी पर नेट फोर्स पूछा गया था। स्फीयर सी पर स्फीयर ए भी फोर्स लगा रहा है, बी भी फोर्स लगा रहा है, और दोनों जो फोर्स लगा रहे हैं वो कोलिनियर है, और कोलिनियर होने के साथ साथ में दोनों फोर्स जो लगा रहे हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में भी है। यानी इसने जो फोर्स लगाया इसकी डायरेक्शन ये है, इसने जो फोर्स लगाया इसकी डायरेक्शन ये है, यानी दोनों जो यूं लगा रहे हैं। तो अब आपने कहा कि साहब नेट फोर्स कितना लगेगा, तो नेट फोर्स कितना लगेगा, F जो होगा नेट फोर्स वो लगेगा F2 - F1, ये F' कह देते हैं, F2 - F1। ये यहाँ से F2 लग रहा है, इधर से F1 लग रहा है, तो आपका F' ट्वाइस ऑफ KQ²/r², माइनस का F1 की वैल्यू हो गई KQ²/r²। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो F' की वैल्यू आ गई आपके पास में कितनी, KQ²/r²। अब हम ढूंढने बैठे, इस क्वेश्चन में खास क्या था, हम ढूंढने बैठे भाई नेट फोर्स ये तो आ गया, हम ढूंढने बैठे कि भाई K कितना होता है, तो K तो चलो आप सबको हम सबको पता है, Q दे ही नहीं रखा था, R दे ही नहीं रखा था, नीचे 4 आंसर जो दे रखे थे वो न्यूमेरिकल वैल्यू में दे रखे थे। आंसर क्या क्या दे रखा था, आंसर दे रखा था जो है ऐसे दे रखा था कि पहला आंसर था भैया फोर्स लग रहा है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन, दूसरा लग रहा है 2 × 10⁻⁵ न्यूटन, तीसरा दे रखा आपका 3 × 10⁻⁵ न्यूटन, और चौथा जो दे रखा है वो दे रखा मान लो 4 × 10⁻⁵ न्यूटन। अब ये 4 आंसर आपको गिवन है, आपका आंसर यहाँ ये निकला है। अब आप यहाँ सोच रहे होगे यार अब मेरे को न Q पता, ना मुझे R पता, ना मुझे कुछ और पता, तो अब आपका फोर्स कैसे, ये न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आ गई। तो आपको ध्यान देना होगा, शुरुआत के अंदर पहली लाइन में लिखा हुआ था 2 स्फीयर थे A और B, दोनों पे चार्ज था Q, दोनों r डिस्टेंस पे रखे हुए थे, और उनके बीच में लगने वाले रिपल्सन फोर्स की वैल्यू दे रखी थी, ये थी ये। अब जिस बच्चे ने ये लिख के छोड़ दिया क्वेश्चन को, ठीक है, उसके आगे वो आगे इमेजिन नहीं करता है, ये नहीं लिखता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर निकलना मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास में वैल्यू ये आ गई और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी ये थी, यानी इसका आंसर होगा सेकेंड। ये आंसर कैसे निकलेगा, इस तरह से निकलेगा। मतलब क्वेश्चन कैसे करना चाहिए ये हमें उसकी एक एक लाइन पता होनी चाहिए। जैसे आपके कान पहले ही खड़े हो जाने चाहिए, कान खड़े होने का मतलब चौकन्ने हो जाओ आप, ठीक है, पहली बार जगह पे आपको पता लग जाना चाहिए, ना Q दे रखा है ना R दे रखा है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा है। तो अब आप उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे उसका तरीका ये है। इसी तरह से एक क्वेश्चन और कराता हूं, कंडक्शन पे बेस्ड ही क्वेश्चन है अपना, और एक और करा देता हूं, और ध्यान से सुनिएगा, इसी टॉपिक पर अपन लोग अब थोड़ा 10-15-20 मिनट बात करेंगे, और इस पर हम मास्टरी लेंगे। मतलब किसी भी चीज़ पे, मैंने आपको पहले भी बताया था, अपने जो कराटे का जो स्टार थे ब्रूस ली, वो भी एक चीज़ कहा करते थे, और वो उनकी एक चीज़ बड़ी प्यारी सी थी, और वो चीज़ मुझे बहुत अपील करती है, हो सकता आपको भी करे। वो एक चीज़ कहा करते थे कि मुझे उस आदमी से डर नहीं लगता जो 1000 तरीके की किक मार सकता है। मतलब एक ऐसे आदमी से मुझे कतई डर नहीं लगता जो कि 1000 तरीके से किक मार सकता है, 1000 तरीके से मारना जानता है। बट मुझे उस आदमी से ज़रूर डर लगता है जो आदमी एक ही किक पर 1000 बार कोशिश कर चुका है। तो बातों को समझें साहब, यहाँ आप चीज़ों को समझें। लगातार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे एक ही तरह के क्वेश्चन से या उससे मिलते जुलते क्वेश्चन आप कई बार करेंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस इसमें अपने आप ही आता जाएगा। तो साहब एक क्वेश्चन ये था कि ये स्फीयर ए है, फिर से मेरे पास में इस पर चार्ज क्यू है,
और एक और स्फीयर भी है और इस पर भी चार्ज जो है वो मेरे पास में क्यू ही है, और मैं इनको कुछ डिस्टेंस में रख देता हूँ और डिस्टेंस मान लो आर है, गिवन है आर डिस्टेंस है। देखिएगा आप इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। और इनके बीच में लगने वाला फोर्स मैंने दे दिया आपको 80 न्यूटन का है, यानी F इजकल टू 80 न्यूटन। अब आप बताओ मुझे, मैंने यार आपको न Q दिया न R दिया न कुछ नहीं दिया, तो ये आपका फर्ज बनता है कि आप ये लिख लें कि F इजकल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ R स्क्वायर की वैल्यू 80 न्यूटन आपको गिवन है, ये गिवन है, ये आपको कर लेना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्वेश्चन के पास में नहीं पहुंचेंगे। यानी ये आपको अपने आप समझ में आना चाहिए कि भाई मुझे जो 80 न्यूटन दे रखा है ये है किसकी वैल्यू, तो आपको समझ आएगा ये वैल्यू किसकी है। अब एक और स्फीयर है, छोटे स्फीयर हैं ये सब, एक और स्फीयर है C, और स्फीयर C जो है वो न्यूट्रल है। अगर मैं स्फीयर C को उठा के इससे टच करा के इसके ठीक बीचों बीच में रख दूं तो ये क्वेश्चन पिछले वाला ही बन गया। और आपसे मैं पूछूं कि स्फीयर C पर अब नेट फोर्स कितना लगेगा, तो 80 न्यूटन ही लगेगा। पिछली बार मैंने इसकी वैल्यू 2 × 10⁵ कर रही थी, उसको उठा के मैंने यहाँ, तो पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया। बट मैं इस बार क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। मैंने स्फीयर C को यहां से उठाया, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पहले A से टच कराया, फिर B से टच कराया, फिर उसको मैंने बाहर फेंक दिया। सुनिएगा, पहले A से टच कराया, फिर B से टच कराया और फिर उसे उठाकर फेंक दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि स्फीयर A और B के बीच में अब फोर्स क्या लगेगा और फोर्स में जो चेंज हुआ वो चेंज क्यों हुआ, ये आपको मुझे बताना है। तो सब क्या लगा, मैंने इसको इससे उठाया, टच कराया, रेडियस दोनों तीनों की सबकी सेम है, आर 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 रेडियस के हैं भैया, टच कराया, क्या हुआ साहब, ए क्या करेगा, सी क्या करेगा, चार्ज को शेयर करेंगे। ये चार्ज Q/2 लेके आ चुका है, चार्ज Q/2 इसके पास में आ चुका है। पहले अपन जब कंडक्शन वाली बात कर रहे थे तब मैंने इस एग्जांपल को यूज किया था, बट अब यहाँ न्यूमेरिकल की फॉर्म में यूज कर रहा हूँ। मैंने इसको उठाया, इसे टच कराया। अब C जो है वो एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं है, उसके पास भी चार्ज Q/2 है। जब वो A से मिलने गया था खाली हाथ था, बट जब वो C से मिलने के लिए जा रहा है, C से जब टच होने के लिए जा रहा है तो उसके पास Q/2 है। टोटल दोनों में नेट चार्ज निकालो आप, नेट चार्ज हो गया 3/2 ऑफ Q, दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, 3/4 ऑफ Q, 3/4 ऑफ Q। यानी कि अब इसको उठा के आपने फेंक दिया, यानी ये सीन से हट गया है, ये चार्ज कर गया, लेकिन सीन से हट तो गया, लेकिन हटने से पहले बहुत कुछ कर गया। क्या कर गया, इस पे चार्ज कर गया Q/2, और इस पे जो चार्ज Q था उसको ये कर गया 3/4 ऑफ Q। 3/4 ऑफ Q कैसे, क्लियर, Q/2 था, इसके पास गया, टोटल चार्ज हुआ 3/2 ऑफ Q, दोनों को आधा आधा शेयर करेंगे, 3/4 ऑफ Q। अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, अब इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा, मान लो आपका F2, पहले वाले को F1 नाम देते हैं, F2 के, इसका चार्ज Q/2, इसका चार्ज 3/4 ऑफ Q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस R ही रखी है क्योंकि दोनों स्फीयर को मैंने छुआ नहीं है। यानी आपका F2 जो फोर्स हुआ दोस्त वो गया 3/2 ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ R स्क्वायर, और ये 3/2 के बजाय हो गया ये 3/8, ये 3/8 ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ R स्क्वायर। अब आप यहां देखिए कि इसका जो आंसर है, इसकी जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 80, यानी आपका F2 जो हुआ दोस्त वो क्या 3/8 ऑफ F2, F2 की वैल्यू आपके से 80, ये 80, यानी यहाँ से यहाँ कैंसिल, यानी F2 इजकल टू दोस्त हो गया 30 न्यूटन। अब सवाल उठा कि पहले दोनों स्फीयर पर जो फोर्स लग रहा था वो 80 न्यूटन का लग रहा था। अब स्फीयर C को पहले A से टच कराया, फिर स्फीयर C को मैंने B से टच कराया और उस स्फीयर C को हटा दिया। अब उन दोनों स्फीयर के बीच में जो लगने वाला फोर्स कभी 80 न्यूटन को हुआ करता था, आज वो 30 न्यूटन का कैसे हो गया, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया, जो कि कुलाम बता के चले गए थे आपको। कुलाम भैया ने क्या बताया था, लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ डिस्टेंस को हमने छुआ ही नहीं है। हुआ क्या, स्फीयर C क्या गया, A के पास गया तो उसका चार्ज ले लिया, स्फीयर जब वो B के पास में गया तो उससे भी चार्ज लेके चला गया, यानी कि उसने दोनों ही स्फीयर A और B के चार्ज को कम किया। जब चार्जेस कम हुए तो चार्जेस का प्रोडक्ट कम हुआ, प्रोडक्ट कम होने से फोर्स जो 80 न्यूटन होता था वो 30 न्यूटन रह गया। यानी यहां आपको क्लियर होना चाहिए, और यहां आपका बेस कौन सा वाला काम कर रहा है इन क्वेश्चन में, इन पे काम कर रहा है कंडक्शन वाला। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सुनिएगा आप, और यहां से आप अपनी धारणाएं बनाएं, यहां से आप अपनी सोच बनाएं, और सोच बनाकर सोचते चले जाएं कि साहब क्या क्या होने वाला है। और मैं एक स्फीयर है और उसको मैं 20 कूलाम का चार्ज दे रहा हूं पॉजिटिव। एक और स्फीयर है, हॉट क्वेश्चन है ये भी, माइनस का 10 कूलाम का चार्ज है, इस पर ऑलरेडी चार्ज है। इस पर मैं दोनों स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस देता हूं आपको d है, दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस d गिवन है सर,
दोनों स्फीयर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है अभी इस कंडीशन में वो लग रहा है F1 जो कि माइनस का 200K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर होगा। यहां माइनस इसलिए लगा रहा हूं कि कुछ होने वाला है, फोर्स की नेचर भी बदल जाएगी। अब मैं इन दोनों को उठाऊंगा सिंपली और इनको टच कराऊंगा और टच करा के फिर से उतनी डिस्टेंस पर रख दूंगा, ठीक है। और अब आपसे मैं पूछूंगा इनके बीच में लगने वाला फोर्सेस का रेशियो क्या होगा, F1 अपॉन F2 क्या होगा। तो F1 अपॉन ऑफ F2 जो होगा वो 1:1 होगा। दूसरा आंसर आपका F1 अपॉन ऑफ F2 इज इक्वल टू 8:1 होगा। तीसरा आंसर आपका F1 अपॉन ऑफ F2 जो होगा वो आपका माइनस का 8:1 होगा। चौथा आंसर जो है वो F1 अपॉन ऑफ F2 इज इक्वल टू आपका 2:1 होगा। ये मेरा क्वेश्चन के आंसर्स हैं, आप खुद करिएगा। आपने उनको उठाया, टच कराया और फिर से उतनी डिस्टेंस रख दिया। अब पहले टच करने से पहले लगने वाला फोर्स और टच करने के बाद में लगने वाले फोर्स के अंदर क्या क्या हुआ आप गहराई से सोचेंगे, क्या क्या चेंज हुए वो सोचेंगे, और साथ ही साथ में इन दोनों फोर्सेस का रेशियो टच करने से पहले और टच करने के बाद का रेशियो क्या होगा। तो देखिएगा सब, आप इसको करने की कोशिश कीजिए। आपके पास में केवल 15 सेकंड है और 15 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। डेफिनेटली आपका आंसर आ जाना चाहिए, आएगा साहब। पहले फोर्स ये लग रहा था और बाद में फोर्स जब आपने उनको उठाया और आपने इनको जब टच कराया तो टच कराया तो आपके पास में यहाँ चार्ज था 20, वहाँ था माइनस का 10, यानी आपके पास में टोटल नेट चार्ज बच गया 10 को दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, मतलब इसके पास में जो फोर्स चार्ज बच गया वो चार्ज बच गया अब केवल 5 कूलम का। और इस स्फीयर बी पे भी जो चार्ज बच गया वो भी अब 5, जो पहले का नेगेटिव था बट आज वो हो चुका है कौन सा, पॉजिटिव। यानी आपके पास में यहाँ पर 20 में से 10 गया, मतलब बचा 10 को दोनों आधा आधा शेयर करेंगे 5। अब आपका ये स्फीयर ए, ये स्फीयर बी, जहाँ पहले दोनों स्फीयर्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वहीं पर दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। और अब इस समय फोर्स क्या होगा, F2 अगर आप फोर्स निकालोगे तो हो गया आपका 25K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अगर मैं F1 और F2 का रेशियो निकालूँ, F1 अपॉन ऑफ F2 जो मुझसे पूछा गया है, तो माइनस का 200K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर और ये हो गया आपका 25K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। और अगर यहाँ से इसको अगर आप काटोगे तो माइनस का 8:1, यानी इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा थर्ड, जो कि आपने बिल्कुल सही निकाला होगा। आपका आंसर होगा माइनस का 8:1। आंसर तो आपका प्लस का 8:1 भी था, यानी सेकंड आंसर भी था, बट आपको यहाँ आंसर थर्ड देना होगा। थर्ड क्यों देना होगा, इस प्रोसेस में एक ऐसा काम हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ था। टच करने से पहले दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, लेकिन टच करने के बाद में कई चीजें यहाँ ध्यान देने वाली बातें, टच करने के बाद में जो उनके पास में फोर्स हुआ वो फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया। अब फोर्स की ना केवल फोर्स की नेचर बदली है, बट आप एक चीज और नोट करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जो है वो भी डिक्रीज हो रहा है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स क्यों डिक्रीज हो रहा है, वही अपने कूलम की बात, लगने वाला फोर्स दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो आप अगर यहां नजर मारेंगे तो आपको एक चीज नजर आ रही कि पहले इसमें 20 था, माइनस का 10 था, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट जो था वो 200 था। बाद में देखेंगे तो 25 हो गया। 25 क्यों हो गया साहब, प्रोडक्ट कम क्यों हो गया, दोनों चार्जेस कम हो गए। चार्ज कम क्यों हुआ, कैंसिल हो गए साहब। तो आपका फोर्स जो था उसका मैग्नीट्यूड कम क्यों हुआ, इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। यानी जो माइनस 200K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर से घटकर वो 25K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर कैसे हो गया, ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि अमाउंट ऑफ द चार्ज कम हुआ है, चार्ज एक दूसरे को कैंसिलाइज कर रहा है। दूसरी चीज आपको एक और चीज पता होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन स्पेशल में जो फोर्स है उस फोर्स की नेचर भी बदल गई है। जहां दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स वही फोर्स ऑफ बन गया है रिपल्सन का। मतलब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। इसी के साथ में एक दो क्वेश्चन और करवाता हूं, वो तू करेगा मैं नहीं करूंगा, तुम सॉल्व करोगे मैं नहीं करूंगा, तुम मुझे फटाफट आंसर दोगे। और क्या फोर्स की नेचर क्या हुई है, क्या नेचर बदली है या नहीं बदली है, अमाउंट ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स कम हो रहा है बढ़ रहा है, इसका भी आप मुझे जवाब देंगे। सपोज कर लो कि इस पर चार्ज 40 कूलम का था और इस पर चार्ज मान लो माइनस का 30 कूलम का था। बताओ जी फोर्स जो काम करेगा इस फोर्स की नेचर क्या होगी, डेफिनेटली अट्रैक्शन की। और वो कितना फोर्स होगा, वो फोर्स होगा आपका F1 माइनस का 1200K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, ये 30 और ये 40, ये 0 और ये, ठीक है, ये आपका फोर्स हुआ था माइनस का 1200K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। फोर्स में माइनस साइन ये शो कर रहा है कि फोर्स की नेचर अट्रैक्शन की है। मैं माइनस प्लस पहली बार यूज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ फोर्स की नेचर भी बदल रही है। माइनस साइन कभी भी अगर लगा हुआ आता है फोर्स के साथ में, इसका मतलब फोर्स की नेचर अट्रैक्शन की, यह बात आप 11th क्लास से भी जानते हो। अब अगर मैं इन दोनों को उठाता हूँ, टच कराता हूँ, फिर से उतनी डिस्टेंस पे रिप्लेस कर देता हूँ, तो मैं उठा के टच करा के फिर से उतनी डिस्टेंस रखूंगा, तो हुआ क्या साहब, इसमें काम हुआ। काम क्या हुआ साहब, आपके पास यहाँ चार्ज था 40, वहाँ था माइनस का 30, 40 में से माइनस का 30 निकल गया, यानी आपके पास बचा 10 को दोनों आधा आधा शेयर करेंगे, यानी 5, यानी आपके पास जो दोनों स्फीयर पे अब चार्ज बच गया
कौन सा टच करने के बाद में। इस पर भी 5 कूलम, इस पर भी 5 कूलम, ये दोनों पे जो चार्ज बचा वो आपका 5 कूलम बचा। और इस समय आपके पास में फोर्स की जो नेचर देखोगे, आपके पास में फोर्स की नेचर F2 आएगी, और F2 जो आ गई वो नेचर तो आपकी रिपल्सन की आ गई, जो ये हो गया यानी 25 ऑफ K/R²। अगर आप F1 और F2 का रेशियो निकालोगे तो आपके पास रेशियो भी निकल जाएगा। और आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अगर निकाला जाए तो ये 1200 था, ये 25 था। अब यहाँ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स चेंज कैसे हो गया साहब? क्योंकि अमाउंट ऑफ द चार्ज कम हो गया। यानी पहले फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा था, अब फोर्स कौन सा लगा? रिपल्सन का। यानी मेरी एक चीज़ यहाँ बन रही है कि साहब दो स्फीयर हों, दो एग्जाम्पल मैं देख चुका हूँ, एक मैं तेरे को वैसे दिखा देता हूँ। एक स्फीयर चार्ज तो ले तू -40, एक स्फीयर चार्ज ले -40, दूसरे स्फीयर तो चार्ज ले -30 मान ले, चलो +20 ले ले। एक पे ले लिया तूने कितना? -40, एक पे ले लिया कितना? +20, ठीक है। तो अब आपने दोनों को टच कराया, फिर से उतनी डिस्टेंस रखोगे तो पहले फोर्स कितना लग रहा है? पहले फोर्स अट्रैक्शन में लग रहा है, कितना लग रहा है? -800 K/R²। फिर आपने उनको टच करा के उतनी डिस्टेंस रखा तो -40 से +20 चला गया, यानी कितना बचा? -10 क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे मतलब कितना हो जाएगा आपका? 100 K हो जाएगा, 100 K/R² हो जाएगा। यानी रेशियो निकालोगे तो वही वाली बात आई, -8/1, यानी फोर्स की नेचर बदल गई है, इसलिए माइनस साइन आएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से मैं अगर आपसे पूछता हूँ तो आप मुझे फटाफट बता दो कि अगर आपने इस क्वेश्चन को सुना है, समझा है, तो आप झटपट बता दो, झटपट बता दो कि अगर मैं इसको चार्ज देता हूँ मान लो 80 कूलम, और इसको स्फीयर को मैं चार्ज देता हूं मान लो -20 कूलम। अब ये 8 डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इस समय इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? फटाक से बोलेगा तो लगेगा -1600 K/R², ठीक है। यानी F1 फोर्स की वैल्यू तूने फटाफट बताई -1600 K/R², ठीक है साहब, ठीक है। अब मैं उनको उठाने वाला हूं, टच कराने वाला हूं, उस वक्त उस प्रोसेस में क्या होगा? चार्ज कैंसिल होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, रिजल्टेंट चार्ज कम हो रहा है। तो आप अगर यहां देखोगे तो आपका 80 -20 यानी आपको -20 कैंसिल होगा, बचा 60 में से आपके पास गया दोनों में आधा, तो आधा गया था, यानी 30 इसके पास में आया +30 इसके पास में प्लस है, सुनिएगा मेरी बात को, और 30 इसके पास में प्लस आया, तो 30 इसके पास में प्लस, 30 इसके पास में प्लस, यानी अब आपका पहले फोर्स की नेचर थी अट्रैक्शन, सुनो, अब आपका ये वाला प्लस और ये वाला प्लस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी फोर्स की नेचर हो जाएगी रिपल्सन की, और रिपल्सन की जो हुई Ft रिजल्ट होगी 900 K/R²। और मेरा एक रिजल्ट बनने वाला था, रिजल्ट ये बना देता हूं कि अगर दो स्फीयर हों, दोनों पे अपोजिट चार्ज हों, तो अगर उनको टच करने से पहले और टच करने के बाद में उनकी नेचर की बात किया जाए तो टच करने से पहले और टच करने के बाद में उनकी नेचर जो होगी वो चेंज हो जाती है। पहले तो ये रिजल्ट बन गया। दूसरी चीज अगर मैं आपसे यहाँ डिस्कस करूँ कि दूसरी चीज क्या हुई है साहब, आपने क्या नोट किया, तो आप कहते हो कि साहब जो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स है वो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पहले से डिक्रीज हो गया, यानी आपकी ये धारणा बन चुकी है कि फोर्स का मैग्नीट्यूड कम हो चुका है, ठीक है। यानी मैं दूसरी बात ही कर चुका हूँ, ठीक है। अब इसी के अंदर मैंने दो नियम बना लिए हैं, मैंने इतने सारे क्वेश्चन करके देख लिए। अगर तुम्हारे मन में हो तो तुम भी अपनी बुक में 2 गोले, तो बुक में क्या आंसर करोगे, कॉपी में करोगे, कॉपी में 2 गोले बनाओ, 2 स्फीयर बनाओ, दोनों को चार्ज दे के देखो, अपोजिट चार्ज रखो दोनों पे, और आप इस क्वेश्चन को करके देखें और बार बार में चेक करें, तो आपको हर बार एक चीज मिलेगी, हर बार एक ही चीज मिलेगी, और एक ही चीज ये मिलेगी कि फोर्स की नेचर टच करने से पहले और टच करने के बाद में फोर्स की नेचर बदल रही है। और आप ये भी मालूम कर पा रहे हो, ये भी देख पा रहे हो कि जो फोर्स है वो टच करने के बाद में कम हो रहा है। कम क्यों हो रहा है साहब? चार्ज डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज का प्रोडक्ट कम हो रहा है डिस्ट्रॉय होने की वजह से, इसलिए आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कम हो रहा है, ये आप देख पा रहे हो। लेकिन ठीक है, अभी अपन दूसरी चीजों को देख लेते हैं, फिर मैं आपसे फिर से बात करूंगा एक, और आप मेरी इन बातों पे यस और नो बोलेंगे जोर से, ठीक है। जितना आपके अंदर जोर है उतना जोर लगा लेंगे आप लोग। और यहाँ 80 कूलम का पॉजिटिव चार्ज था, और चलो इस पर देता हूँ मैं आपको 40 कूलम का देता हूँ, और इस पर भी 40 है। और दोस्त ये जो 40 है ना, ये पॉजिटिव है, यानी इस बार अगर इन दोनों को आप उठा के टच कराओगे तो चार्ज के कैंसिल होने की कंडीशन तो नहीं है, चार्ज कैंसिल तो नहीं होगा। अब मैं इस समय इनके बीच में फोर्स देखता हूं F1, और F1 0 तो 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, और 8 4 32, ये हो गया 32, और ये आपका K/R², ये फोर्स लग रहा है टच करने से पहले, और इस फोर्स की नेचर थी रिपल्सन की, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ इस कंडीशन में मैं इनको उठाऊंगा, टच कराऊंगा, फिर से उतनी डिस्टेंस रख दूंगा, यानी इस कंडीशन में एक बात तो समझ में आ गई होगी आपको, नहीं समझ में आई तो समझ ले चार्ज कैंसिल नहीं होगा। अब क्या हुआ साहब, अब यहाँ एक नया चमत्कार हो गया। टोटल चार्ज था 40 और आप 80 और 40, यानी टोटल चार्ज था 120 को दोनों टच करते वक्त दोनों क्या करेंगे, आधा शेयर करेंगे, मतलब 60 तू ले ले और 60 मैं ले लेता हूँ। ये टच करने के बाद की कंडीशन के हिसाब से आपके पास भी 60, हमारे पास भी 60, चल
पहले भी फोर्स रिपल्सन का, अब भी फोर्स रिपल्सन का था, इसका मतलब फोर्स की नेचर नहीं बदल रही है। और F2 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू तेरी, तो यहाँ पर जो फोर्स लगा वो लगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो बढ़ गया, इस वक्त फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया है, जबकि हर बार फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा था, कम हो रहा था। बढ़िया, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। सोचो 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 क्यों बढ़ गया। एक बात बताई हुई मैंने, एफ ए चार्ज क्यू स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, तो फोर्स की वैल्यू, फोर्स का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ पर चार्ज, टोटल चार्ज 120 हो गया था, चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा है और वो इक्वल अमाउंट में स्प्लिट हो रहा है, तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। अगर आप इसको ऐसे नहीं करो, आप इसको ऐसे कर दो, जैसे इस पे चार्ज दे दो आप 110 और इस पे आपने 10 दे दिया। रखना मुझे सम इनका जो है, इनका सम मुझे रखना 120 ही है। इस पे 110 दिया, इस पे 10 दिया। अब आप अगर इसके बीच में पहले जब मैंने इसको 80-40 दे रखा था, तब आपके बीच में फोर्स 3200 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर लग रहा था। अब कितना लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है आपका, इस समय फोर्स लग रहा है 1100 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। यानी कि जहां अब आपका फोर्स लग रहा है टच करने से पहले लग रहा था, नोट कर बात को, पहले लग रहा था 3200 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, जबकि एक पे 80 था, एक पे 40 था। अब क्या हुआ, एक पे लगा दिया मैंने 110, एक पे 10, यानी ये 120 चार्ज को मैंने 2 में स्प्लिट किया है। यहां पर एक पे 10 दिया, एक पे 110 दिया, तो फोर्स की वैल्यू हो गई। चलो एक काम करते हैं और कम करते हैं, इसको 1 गुलाम कर देता हूं और इसको कर देता हूं 119, तो फोर्स देखो कितना बढ़ गया, आपकी बार खतरनाक बढ़ गया इन दोनों के बीच में फोर्स। ऐसा तो कभी बढ़ा ही नहीं, इतना तो कभी हुआ ही नहीं। आप देखो फोर्स हो गया आपका F1, जो फोर्स हो गया टच करने से पहले, वो हो गया 119 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। गजब की बात है। टोटल चार्ज अभी 120 गुलाम को चार्ज को देख रहे हो आप लोग, और 120 गुलाम को चार्ज को अगर एक पे देता हूँ 119 और एक पे देता हूँ 1, चलो छोड़ो और मारो गोली। एक पे देता हूँ मैं आपके पास 1111.9 ये देता हूँ, तो इस पे आज कितना हुआ 0.1। अब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स का अमाउंट और कम हो गया। इसका मतलब मैं आपको पहले बात बता रहा था, बात वही आ गई कि अगर एक चार्ज को 2 टुकड़ों में तोड़ा जाए, एक पार्ट बहुत बड़ा रखा जाए, एक पार्ट बहुत छोटा रखा जाए, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स का अमाउंट बहुत कम होगा। लेकिन जब मैंने इसको 80 दे दिया था, सुनो 120 में से मैंने इसको 80 दे दिया था और इसको मैंने दे दिया था 40, तो आपके पास में यहाँ पर जो फोर्स आया था वो कितना आया था 3200 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, बट अभी भी अपने पीक को नहीं छुआ इसने। लेकिन जैसे ही मैं इसको इक्वल अमाउंट में तोड़ूंगा 120 को 60 फोर्स इससे ज्यादा मैक्सिमम इस 120 गुलाम के चार्ज को, चाहे आप कैसे भी शेयर करा दें, इससे ज्यादा मैक्सिमम चार्ज, इससे ज्यादा मैक्सिमम फोर्स कभी भी नहीं आ सकता है। बात समझ में आई? बात समझ में आई क्या? तेज चल रहा हूं क्या, धीरे करूं? ठीक है, अगला समझ में आ रहा है तो चलने दो। अगला आप इस पर चलो, पॉजिटिव से थक गए हो तो नेगेटिव ले लेते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव का पहले कर चुके हैं क्वेश्चंस, इसलिए या तो दोनों पे पॉजिटिव लूंगा या दोनों पे नेगेटिव लूंगा। इस पे मैंने माइनस का 60 गुलाम दे दिया और इस पे मैंने दे दिया माइनस का 40 गुलाम। अब आप देखें साहब, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो कितना लग रहा है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लग रहा है वो कितना लग रहा है, देखिएगा। वो F1 लग रहा है पहले, F1 इज इक्वल टू वो लग रहा है आपका ये 40 गुलाम है, यानी 0024 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। रिपल्सन है फोर्स की नेचर। बोले साहब मैं अब इनको उठाऊंगा, टच कराऊंगा, फिर से उतनी डिस्टेंस रखूंगा, उठाऊंगा, टच करूंगा। इस प्रोसेस में क्या हुआ, नेट चार्ज हो गया आपके पास में 100 और ये जो चार्ज था वो आपके पास में यहाँ हो गया, यहाँ माइनस, और यहाँ पे चार्ज कैंसिल नहीं हो रहा है इस केस में, और यहाँ पर हो गया माइनस का 50 और यहाँ पर भी माइनस का 50। टोटल नेट चार्ज माइनस का 100 को अगर आप करोगे तो ये चीज़ आएगी। और इस समय आपका अगर फोर्स निकालोगे तो फोर्स की नेचर फिर से रिपल्सन ही है, नेचर नहीं बदल रही है। और आपका यहाँ पर अगर देखोगे तो 2500 K अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ठीक है, यानी फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। अब दो बातें, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज था, एक स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज था, टच करने से पहले फोर्स की नेचर अट्रैक्शन की थी, टच करने के बाद में रखूंगा तो फोर्स की नेचर हमेशा बदलेगी, क्या ये बात सही है? तो जोर से बोलो। बोले हाँ साहब बदलेगी, फोर्स की नेचर हमेशा बदलेगी। वो पागलों वाली बात मत कर लेना, मूर्खों वाली, कि एक पे 50 दिया, बोले सर इसमें -50 दे दूं, टच करा के फिर उतनी दूर पर रख दूं, क्या होगा? अरे बावड़े, इसको 50 दिया, इसको -50 दिया, टच कराया, सत्यानाश हो गया, दोनों चार्ज कैंसिल हो गए। अब जब चार्ज बचा ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा क्या, रेशियो निकालेगा क्या? पागल गएगा। चार्ज अलग अलग अमाउंट में लेना, लेकिन अगर एक पे पॉजिटिव रखा जाए, एक पे नेगेटिव रखा जाए, अगर ऐसा रखा जाए तो एक चीज हमेशा होगी। कौन सी चीज? फोर्स की नेचर बदलेगी। और आपने एक, जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिए उसमें आपने एक चीज नोट करी। कौन सी वाली चीज? कि टच करने से पहले फोर्स ज्यादा था,
और टच करने के बाद में फोर्स कम हो गया। ठीक है, यानी मैं यहां नियम बना सकता हूं क्या, अगर दो स्फीयर पर अपोजिट चार्ज हो तो टच करने से पहले और टच करने के बाद ना केवल फोर्स की नेचर बदल जाती है बट मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इज ऑलवेज डिक्रीज। क्या ये मैं लॉ बना दूं? लॉ वो जो कभी गलत ना हो उसे कहते हैं लॉ। तो मैंने कहा आपको कि मैं एक लॉ बना दूं क्या, तो आप मुझे जवाब दे रहे हैं, वहीं से मुंडी हिला रहे हो, बोले कि हाँ सर दे दो। यस देते हैं। फिर दूसरी बात, दो स्फीयर लिए थे ए और बी, दोनों स्फीयर पर मैंने सेम चार्ज लिया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पहले भी फोर्स रिपल्सन का था, कसम खुदा की, और टच करने के बाद में भी उनमें फोर्स रिपल्सन ही होगा अगर दोनों पर चार्ज की नेचर पहले से सेम थी। तो दोनों पे पॉजिटिव पॉजिटिव थे या दोनों पे नेगेटिव थे। और एक बात और मेरी गांठ बांध ले, टच करने से पहले जो भी फोर्स लग रहा था, जो भी लग रहा होगा वो छोड़ो, लेकिन टच करने के बाद फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा और फोर्स की नेचर भी चेंज नहीं होगी इनकेस दोनों स्फीयर पर चार्ज नेचर वाइज सेम था तो। और ये क्यों होता है आपको बिल्कुल क्लियर है, व्हेन अ चार्ज क्यू स्प्लिट इनटू टू इक्वल पार्ट फोर्स इज मैक्सिमम। इस बात को मैं पहले से ही बता चुका हूं और तू उसको देख चुका है। ये बात हुई साहब। अब मैंने कहा यार एक स्फीयर पर चार्ज एक बार और चेक कर लेते हैं। ठीक है, एक स्फीयर पे चार्ज, मैं ये स्फीयर ले रहा हूं ए, और आप मुझे अपन चेक कर रहे हैं कि अपन कहीं लॉ बनाने से पहले एक चेक कर लेते हैं कि इस स्फीयर पे मैं चार्ज कितना पॉजिटिव दूं, पॉजिटिव कितने कूलम दूं, ये बताओ आप। तो न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ कितनी पॉजिटिव दूं। 60। स्फीयर बी को साइज दोनों की सेम है, कितना चार्ज दूं नेगेटिव में, नेगेटिव में कितना चार्ज दूं? -20 वाला एग्जाम्पल ले लिया अपन ने पहले, -40 वाला भी ले लिया था, -30 ले लेते हैं। आप बोलना -30। हाँ साहब, तो बताओ रिंकू भैया, अब अपन बी पर जो स्फीयर जो है अपन लॉ बनाने से पहले आप बताएं बी पर अपन चार्ज कितना ले लें? -30। ठीक है, ये बी पर -30 ले लिया। फोर्स कितना लगा साहब टच करने से पहले, और अट्रैक्शन का फोर्स है वो माइनस का 0 और 3 1800 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। ये फोर्स लग रहा है साहब टच करने से पहले, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1800 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर लग रहा है। अब मैं इन दोनों को उठाऊंगा, टच कराऊंगा और फिर से उतनी डिस्टेंस रख दूंगा। जब मैंने उठाया टच कराया तो टोटल नेट चार्ज बच गया मेरे पास 30, और 30 को दोनों आधा आधा शेयर कर लेंगे, यानी कि इस पर चार्ज बचा आपका 15 प्लस का, और इस पे भी चार्ज बचा आपका प्लस का 15 ही। जहां पहले दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, अब वहीं पर ही दोनों ही स्फीयर के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ रिपल्सन हो गया, और ये जो F2 फोर्स हुआ वो हो गया दोस्त 225 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। अब आप नोट करें जो बात आप पहले लिख चुके थे कि दोनों स्फीयर अगर अपोजिट चार्ज रखते हैं तो फोर्स की नेचर बदल जाती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फिर से देखें आप, पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स 1800 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर था, अब मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स केवल 225 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर है। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि चार्ज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। इसका मतलब मैं ये लॉ बना सकता हूं कि दो स्फीयर पर चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो तो टच करने के पहले और टच करने के बाद में गारंटेड उनकी नेचर बदल जाती है फोर्स की, और साथ ही साथ में मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है। तो क्या मैं इसको लॉ बना दूं? आपकी तरफ से हाँ है या ना है, या हाँ है या ना है, मुझे बताओ तो सही। तो आपकी तरफ से अगर हाँ है तो मैं ये लॉ बना सकता हूं क्या? तो ठीक है साहब, आपने हाँ भर दी है। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूं इस चीज को मेरे तरीके से। देखिएगा साहब, ये एक स्फीयर है जिसपे मैंने 100 गुलाम का पॉजिटिव चार्ज लिया है, ठीक है। और ये जो स्फीयर बी है दोस्त मेरे, मैंने इस पे चार्ज दिया -2 गुलाम का, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूँ। तुमने कहा था यस सर ऐसा हो जाता है कि अपोजिट चार्ज हों तो दे आर कैंसिलाइज, चार्ज कैंसिलाइज करेंगे, फोर्स की नेचर बदलेंगे। तो मैं चेक कर रहा हूँ फिर से मेरे तरीके से, क्या मैं लॉ बनाऊँ या ना बनाऊँ, ठीक है। तो अब देखते हैं साहब, मेरे पास में यहाँ पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो कि F1 था, और F1 फोर्स जो था वो मेरे हिसाब से -200 के अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है, यही होगा। अब मैं इनको उठाऊंगा बड़े प्यार से, इनको टच कराऊंगा, फिर से उतने डिस्टेंस रखूंगा। मैं इनको उठा के टच करा के रखा तो क्या हुआ साहब इस प्रोसेस में एक काम हुआ। टोटल चार्ज बच गया आपका 98 को दोनों आधा आधा ले लिया, ये 49 प्लस का, और ये बन गया आपका 49 प्लस का।
और अब इनके बीच में लगने वाले फोर्स को अगर हम लोग देखें, अगर इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को देखें तो फोर्स की नेचर वाकई बदल गई है, बट फोर्स का मैग्नीट्यूड देखोगे आप तो F2 जो हुआ वो हो गया आपका K इंटू 49 अपॉन ऑफ आर, फोर्स हो जाएगा 2401 K अप्रॉक्सली अपॉन ऑफ आर स्क्वायर। यानी कहाँ तो आपके फोर्स का मैग्नीट्यूड केवल 200 था और कहाँ आपका 2401 हो गया। मतलब अब बोलो, आपने तो नियम बना दिया था, आपने तो लॉ बना दिया था, जब दो स्फीयर पर चार्ज जो हो, एक पे पॉजिटिव हो एक पर नेगेटिव हो, तो फोर्स की नेचर बदलती है। नेचर तो यहाँ भी बदल रही है, बट आपने कहा था फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा कम होता है, यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ गया। और सोचो क्यों बढ़ गया, वापस वही वाली बात, व्हेन अ चार्ज Q स्प्लिट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स फोर्स इज मैक्सिमम। 100 कूलम का चार्ज था, अगर उसमें 2 पार्ट में करता तो 50-50 जाता, ठीक है। यहाँ इट्स ओके, 50-50 नहीं गया, 49-49 गया, 50 इज इक्वल टू अप्रॉक्सली इक्वल टू 49, यानी दोनों आसपास हैं, फोर्स की वैल्यू बढ़ गई। यानी आप लॉ नहीं बना सकते थे, यानी अगर आपने ये लॉ बना दिया तो आप गलत हो जाते। इसका मतलब क्या हुआ, बात वही वाली वापस काम आ रही है। यानी फिजिक्स में एक छोटी सी बात भले आपको कितनी आसानी से समझ में आ गई हो, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कि अगर आप ये कह देते कि नेचर ऑफ द फोर्स चेंज होती है, यस लॉ है, बिल्कुल है, लेकिन फोर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा डिक्रीज ही होगा, अगर आप ये कहते तो मैं आपको यहाँ ठोक देता। आपकी बात गलत हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, परिस्थितियों पे डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डिक्रीज भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इंक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कब होता है, जब कंपेरेबल चार्ज होता है, जितना इसमें पॉजिटिव था उसके कंपेरेबल इसमें नेगेटिव था, तो फोर्स की वैल्यू हमेशा डिक्रीज होगी। बट अगर कोई कंपेरिजन नहीं हो कि इस पे जो इतना पॉजिटिव था और इस पे जो नेगेटिव था उनके बीच में कोई कंपेरिजन नहीं है, यानी एक बॉडी का चार्ज बहुत बहुत बड़ा हो दूसरी बॉडी से, और उस कंडीशन में हमको टच करा के फिर से उतनी डिस्टेंस में रखोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स पहले की कंपेयरली इंक्रीज हो जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ है। आप देखें, आपका 100 था, ये -2 था, ये जो 100 और -2 का अगर कंपैरिजन करो तो -2 कहीं नहीं अटकता है, यानी -2 बहुत बहुत छोटा है किससे, 100 से। और आपके पास 100 ने क्या किया, इस -2 को कैंसिल कर लिया, तो अब टोटल बचा कितना, 98 को दोनों आधा आधा बटा, यानी 49। इसका मतलब एक तरह से जो चार्ज आपका 100 गुलाम का था वही आधा आधा शेयर हुआ, और उस समय फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होनी थी और मैक्सिमम ही हुई है। इसलिए कोई भी लॉ बनाने से पहले 4 बार सोच लेना फिर बात करना, ठीक है साहब। आइएगा, ये तो हुआ साहब आपका कंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग में जो कंडक्शन लिया था आपने उस पर बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है साहब। अब इसका अगला टॉपिक, हाँ भाई, तो अब एक चीज़ अपनी 11th क्लास की चीज़ है और वो वेक्टर से आ रही है और हमारे यहाँ पे काम आएगी। और आपको अगर एक बात मैंने बताई थी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, कल के लेक्चर में आप लोगों ने डिस्कस किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ द फोर्सेस क्या था। अगर एक चार्ज Q के आसपास बहुत सारे चार्ज रखे जाएं तो चार्ज Q0 पे लगने वाला फोर्स उन सब चार्जेस ने जो फोर्स लगाया उनके वेक्टर सम के इक्वल होता था। ये बात हम लोगों ने कुछ कर ली थी, इस तरह से बात की थी अपन लोगों ने। यहाँ एक चार्ज मेरे पास Q0 है, इसके पास हमने एक चार्ज Q1 रखा था, यहाँ पर एक चार्ज Q2 रखा था और यहाँ पर एक चार्ज मैंने Q3 रखा था, ठीक है। और ऐसे ही मैंने यहाँ एक चार्ज Qn रख दिया, ये डिस्टेंस Rn ले ली, ये आपके पास R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये Rn है। चार्ज Q0 पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इसने क्या लगाया साहब, F1 लगाया। Q2 ने कितना लगाया साहब, बोले F2 लगाया। इसने कितना लगाया, F3 लगाया। इसने कितना लगाया, डैश डैश करते हुए Fn लगाया। तो चार्ज Q0 पे नेट फोर्स कितना लगा, तो नेट फोर्स, क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो नेट फोर्स जो लगा वो लगा आपका, इन सब ने जो फोर्स लगाया उनका वेक्टर सम, यानी F1 प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस डैश 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 Fn। ये जो हमने प्रिंसिपल लगाया, ये प्रिंसिपल क्यों लगाया, इसके पीछे क्या छुपा हुआ राज था जो ये प्रिंसिपल लगा। तो इसके पीछे क्या राज छुपा हुआ था, इसके पीछे राज छुपा हुआ था कि दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स अदर चार्जेस की प्रेजेंस और उनके एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स लग रहा है
तो दूसरे चार्जेस अगर प्रेजेंट है तब भी लगेगा, और अगर वो एब्सेंट है तब भी वही लगेगा, यानी वो उनकी प्रेजेंस और एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। जैसे तुझे मैं पढ़ा रहा हूँ तो वही चीज़ समझ में आ रही है, तो इस बात को कोई लेना देना नहीं कि अड़ोस पड़ोस में बैठे हुए बच्चों को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तुझे कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो पड़ोसी को समझ में आ रही है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तुझे भूख लगी है तो तुझे ही लगी है, अड़ोसी पड़ोसी को लगी हो या नहीं लगी हो इससे कोई मतलब नहीं है। तुझे तेरे पड़ोसी ने खाना खा लिया मतलब क्या तेरा पेट भर गया? नहीं साहब, आपका पेट नहीं भरा, वो तो फिल्मों में बढ़ता है कि तूने खा लिया मेरा पेट भर गया, मतलब हम तो दो जिस्म एक जान हैं। ये बात लगती है केवल कहां पर? फिल्मों में, यानी ये बात डेली लाइफ में नहीं लगती है भैया। फिल्मों में होता है कि भैया तूने खा लिया मतलब मैंने खा लिया, तेरा पेट भरा हुआ है मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, ये बातें केवल वहीं ठीक लगती है, बाकी हमारी डेली लाइफ में ये चीजें नहीं होती हैं। अब यहां देखें, फोर्स का अपन प्रिंसिपल देख लेते हैं, और छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं उनको अपन लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं, और दो ही क्वेश्चन है जो स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड है, फटाफट हो जाएंगे। बाकी मुझे वेक्टर वाले चैप्टर पे जाना पड़ेगा। अब मुझे नहीं पता कि आपका वेक्टर वाला चैप्टर में आपकी बातें आपको पहले से कितनी याद है नहीं याद है, बट मेरे यहाँ काम आएगी, ना केवल यहाँ काम आएगी बल्कि ग्रेविटेशन में काम आएगी। ग्रेविटेशन में नहीं, फिजिक्स के अंदर ना जाने कितने चैप्टर में ये वाली बात काम आएगी, इसलिए बात मुझे यहाँ सिखानी पड़ेगी, ठीक है। उस बात को आप ढंग से सीखिएगा। और पहला ही क्वेश्चन मेरा ये रहा कि ये मेरे पास एक्स एक्सिस पर, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर भी एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, और एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है क्यू, और एंड सो ऑन, बहुत सारी जगह रखे हुए हैं। और ये डिस्टेंस है आर, और इसकी डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस आर है, ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी 2r है, और ये वाली जो डिस्टेंस है वो आपकी 4r है, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास और आगे बढ़ता जा रहा हूँ, और ऐसे ही डिस्टेंस जो है वो आपकी 8r है, एंड सो ऑन, ऐसे मैं खूब सारे रखते जा रहा हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया यहाँ पे भी चार्ज क्यों रखा हुआ है, और इसके आगे भी रखे हुए हैं, ठीक है, आगे इसी तरह के रेशो में रखे हुए हैं। मैंने पूछा साहब इन सब की वजह से इन्फिनिट नंबर तक रखे हुए हैं, क्यू नॉट पे लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो क्यू नॉट पे लगने वाला कितना फोर्स होगा, तो इसको बहुत सिंपली आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? इसने खींचा, मान लो ये वाला चार्ज जो था वो मान लो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव हैं, इसने रिपेल किया, फिर ये भी इसको रिपेल करेगा, फिर ये भी इसको रिपेल करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, यानी सारे लोग मिलकर इसको एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, यानी नेट फोर्स कितना होगा, तो इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो इसने फोर्स लगाया आपका F1 इज इक्वल टू आपका हुआ के क्यू नॉट अपॉन ऑफ, ये भी क्यू था, ये अपॉन ऑफ ये आपका आर स्क्वायर, फिर आपका F2 जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, के क्यू नॉट, लेकिन इस बार इन दोनों के बीच डिस्टेंस 2r हो चुकी है, इसलिए आपका 4r स्क्वायर, ठीक है। फिर इसने इस पर कितना फोर्स लगाया, तो आपका F3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका के क्यू नॉट अपॉन ऑफ, इसकी डिस्टेंस 4r थी तो यहाँ पे आ गया आपका 16 ऑफ आर स्क्वायर, एंड सो ऑन, ऐसे ही हम लोग निकालते चले जाएंगे। चलो इसकी वजह से भी निकाल देता हूँ। F4 जो फोर्स था इसने कितना फोर्स लगाया, तो यहाँ से जो डिस्टेंस थी वो थी आपकी के क्यू नॉट, डिस्टेंस आपके यहाँ से 8r थी मतलब आपका 64 ऑफ आर स्क्वायर, क्योंकि सभी लोग इसी चार्ज पे फोर्स लगा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो नेट फोर्स क्योंकि डायरेक्शन फोर्स की सबकी सेम है इसलिए ऐड कर देंगे, और आपका यहाँ से आ जाएगा F1 प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस का F4 एंड सो ऑन, ऐसे। तो आपका नेट फोर्स F इज इक्वल टू हो जाएगा आपका F1 था तो उसके क्यू नॉट सब में कॉमन दिख रहा है आपको, बार कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस यहाँ हो गया आपका 1/4 प्लस का हो गया आपका 1/16 प्लस का 1 हो गया आपका 64 एंड सो ऑन, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस सीरीज़ में आपको एक मज़ा आ रहा होगा, आपको एक सीरीज़ दिख रही होगी, और इस सीरीज़ में आपको एक चीज़ दिख रही होगी कि जितना रेशो इन दोनों में है, यानी इसको एक पर्टिकुलर नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दूसरा नंबर आ जाएगा, फिर इसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, उसको उसी नंबर से एक पर्टिकुलर एक नंबर है, उसको इस पहले स्टेप को अगर मैं उस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा, उसी नंबर से अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा। तो ढूंढो इन दोनों के बीच में कौन सा वाला नंबर है जिससे इसको मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, फिर उसी नंबर से फिर 1/4 को मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा, तो आप उस नंबर को ढूंढोगे तो वो आएगा आपका 1/4, जो कि कहलाएगा इन सब के बीच कॉमन रेशो, यानी इन सब के बीच कॉमन रेशो है आपका 1/4। अब ऐसे में इसको जब अपने ऐड करेंगे, ये सीरीज कहलाती है आपकी जीपी, और इसमें जो फोर्स निकलेगा उसका फॉर्मूला कितना होगा, तो के क्यू ऑफ क्यू नॉट, तो आप बाहर लिख लें दोस्त, ठीक है। और ये आपका मैंने आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया था, ठीक है, ये आपका आर स्क्वायर भी बाहर ले लिया है। अब सीरीज के अंदर आप देखोगे यहाँ आपके पास में 1 है, प्लस का आपका 1/4 है, प्लस का आपका 1/16 है, प्लस का आपका 1/64 है, एंड सो ऑन है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एफ इजल्ट बहुत काम आएगा ये चीज़, के क्यू नॉट अपॉन ऑफ आर स्क्वायर, और यहाँ इस सीरीज के सम को, इस सीरीज का क्या सम होगा, इसका क्या ऐड होगा, इसको हम लोग जीपी से करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है वो आपको बताता हूँ, आप नोट कर लें। इसका फॉर्मूला होता है सीरीज का फर्स्ट स्टेप, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीरीज इज 1, यानी कि सीरीज का जो पहली टर्म है, वो पहली टर्म क्या है, दिस 1, वो हमेशा वो लिखी जाएगी, यानी ऊपर लिखी जाएगी फर्स्ट टर्म ऑफ दिस सीरीज, नीचे लिखा जाएगा 1 माइनस कॉमन रेशियो, यानी इन सबके बीच में कॉमन रेशियो क्या है, दैट इज 1/4,
यानी आप फिर से सुन लीजिएगा, इस तरह की कोई सीरीज आए उसको जीपी कहा जाता है, उसके ऐड करने का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, और क्या है साहब, फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज अपॉन 1 माइनस टोटल सीरीज के अंदर सबके अंदर जो कॉमन रेशियो था, यानी हर स्टेप का, हर टर्म का अगली स्टेप टर्म के साथ में क्या कॉमन रेशियो था, दिस इज 1/4। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो f इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4/3 ऑफ k q नॉट अपॉन ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपका ये हो जाएगा 3/4, ये उल्टा चला जाएगा तो 4/3, यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 4/3 ऑफ k q नॉट अपॉन ऑफ r स्क्वायर। ठीक है, इसका अगला देखिए साहब आप, अब की बार क्वेश्चन यही है, ये भी चार्ज q है, यहां पे भी चार्ज q है, यहां पे भी चार्ज q है, और यहां पे भी चार्ज q है, और यहां पे भी चार्ज q है, बस यहीं तक का है। ये डिस्टेंस r है, ये यहां से जो रखा गया है ये डिस्टेंस 2r है, वो जो रखा गया है ये डिस्टेंस आपकी 4r है, और वो जो लास्ट वाला जो रखा गया है उसकी डिस्टेंस यहां से 8r है। अब मैं आपसे जो फोर्स पूछ रहा हूं, मैंने फोर्स इस क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया, ये a है मान लो, ये A है मान लो, ये B है, ये C है, ये D है, और ये E है। और मैंने आपसे फोर्स पूछ लिया कि भाई मान लो आप इस पर फोर्स निकालो, तो नेट फोर्स इस पर कितना होगा, आप कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है कि लगने वाला फोर्स जो होता है वो दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्टेंस, और दोनों चार्जेस जिनके बीच आप फोर्स लगा रहे हो उनके बीच में आपको डिस्टेंस बिल्कुल सही सही पता होनी चाहिए। अब आप इस पर फोर्स निकालोगे तो पहले सबका इंडिविजुअल फोर्स निकालो। इसकी डिस्टेंस थी यहां से r, इसकी थी 2r, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई r, इसकी इससे डिस्टेंस हो गई आपकी 2r, मतलब ये दो चार्ज जो हैं जो इस पे फोर्स लगाएंगे, ये यूं लगाएगा, ये यूं लगाएगा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हैं, इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसने कितना फोर्स लगाया, इसने, उसको मैं F1 कह रहा हूं, F1 है k q स्क्वायर अपॉन ऑफ आपका r स्क्वायर, F2 इसको कह रहा हूं, और F2 है आपका k q स्क्वायर अपॉन ये डिस्टेंस 2r, मतलब ये 4r स्क्वायर। ये दोनों चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स यूं लगा रहे हैं। अब ये वाला जो चार्ज है आपका, ये वाला चार्ज इस पर यूं फोर्स लगा रहा है, यूं, ये इस पर कितना फोर्स लगाएगा, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस, भाई फोर्स तो F3 कह देते हैं, के क्यू स्क्वायर अपॉन ऑफ, ये भी चार्ज क्यू है, ये सारे चार्ज क्यू क्यू है। अब इसकी यहां से डिस्टेंस 2r है, यहां से इसकी डिस्टेंस 4r है, तो इसका मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 2r थी, ये वाली डिस्टेंस 4r थी, मतलब इसका डिस्टेंस इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो गई आपकी 2r। मतलब ये वाला फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, इनके पीछे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस हो गई एक तरह से 2r, यानी इनके पीछे फोर्स r स्क्वायर। अब इसके और इसके बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये लगेगा आपका F4, वो भी फोर्स इधर ही लगाएगा, वो वाला चार्ज जो ई वाला चार्ज है वो भी इधर लगाएगा। बट इंपॉर्टेंट बात है कि के क्यू स्क्वायर तो ठीक है, इनके पीछे डिस्टेंस, ये डिस्टेंस थी यहां से यहां तक की 2r, यहां से यहां तक की 8r, इसका मतलब सी पर रखे चार्ज और ई पर रखे चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 6r, यानी 6r मतलब ये हो जाएगा आपका 36 ऑफ r स्क्वायर। अब काम करते हैं अपन अपना काम, ये इस वाले चार्ज पे जो सी पे रखे चार्ज पे मैं फोर्स लगा रहा था, तो दो जने तो इसको यूं रिपेल कर रहे हैं, दो फोर्स उधर से रिपेल कर रहे हैं, और इसमें ताकतवर ये वाले हैं, यानी फाइनली फोर्स उधर बचेगा। इनको आप ऐड कर लें, इनको आप ऐड कर लें, ये F1 प्लस F2 इधर से लग रहे हैं, F3 और F4 उधर से लग रहे हैं, आप नेट फोर्स निकाल लें, अपना काम हो जाएगा। ये एक लाइन पर फोर्स थे, यानी एक सारे फोर्स एक ही लाइन पर लग रहे थे, तब की बात है। लेकिन अगर फोर्स कोलिनियर ना हो तो आपने जाना पड़ेगा 11th क्लास के अंदर, और 11th क्लास में भी जाना पड़ेगा आपको वेक्टर की शरण में, अर्थात हम लोग बात करेंगे यहाँ वेक्टर शरणम गच्छामि। यहां अगर कोलिनियर फोर्स हो तो मुझे वेक्टर की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, बट अगर फोर्स कोलिनियर नहीं हो तो मुझे वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, और उसके लिए मैं आपको पहले समझाऊंगा वेक्टर की कुछ बातें जो 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ी है, आपको याद है तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और नहीं याद रखी है तो हम इन बातों के बिना फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो बात क्या है साहब, बात को सुनिएगा। ये एक पॉइंट है साहब, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है मान लो F1, और यहां एक फोर्स लग रहा है इसी पॉइंट पर, ओ पॉइंट पर दो फोर्स लग रहा है F1 और एक फोर्स लग रहा है F2, और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो नेट फोर्स क्या होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बॉडी यहां से आपने एक P फोर्स लगाया, एक पर आपने Q फोर्स लगाया, और दोनों के बीच में एंगल थीटा था। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता था वो कैसे निकालते थे, इसका जो आपका जो Q जो सेकंड वेक्टर था, इसके
टेल को आप पी के हेड पे ला के रखते थे, ये आपका क्यू रखा जाता था, फिर आप यूँ इसको ऐड कर देते, दिस इज आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इस वेक्टर आर का दो बातें होता करती थी आपके पास, दो बातें कौन कौन सी हुआ करती थी, एक तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मतलब इसकी लेंथ कितनी है, और दूसरा आप लोग निकालते थे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर की डायरेक्शन क्या है, जो आप यहां से अल्फा कहते थे। मैं पहले आपको वाली बात बता देता हूं, वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच में एंगल थीटा है, तो इस वेक्टर आर की जो लेंथ थी, वो लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड जो था, वो आप लोग कुछ ऐसे निकालते थे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ थीटा। ये था जो P और Q वेक्टर जो एक पॉइंट पे काम कर रहे थे, उनके रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ। अब रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, डायरेक्शन निकालने के लिए आप लोग इसको आगे बढ़ाते थे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डालते थे, ये एंगल थीटा था तो ये भी एंगल थीटा होगा, ये आपका कंपोनेंट इस Q का ये वाला कंपोनेंट हो जाता था Q साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाता था आपका Q कॉस थीटा, जानते हो आप लोग बहुत अच्छे से, ये वाला कंपोनेंट हो जाता था आपका Q कॉस थीटा। ये दो चीज़ें हो जाया करती थी। और डायरेक्शन कैसे बताते थे, डायरेक्शन बताते थे आप tan ऑफ अल्फा, यानी रिजल्टेंट डायरेक्शन वो होती थी आपके पास इस वाले ट्राइंगल में आप डायरेक्शन कुछ ऐसे बताते थे। डायरेक्शन निकालने के लिए आपको ये वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए, तो यहाँ से आप लोग tan ऑफ अल्फा निकालेंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, जब भी कभी डायरेक्शन निकाल लियो आप राइट एंगल ट्राइंगल में tan अल्फा निकालेंगे, तो tan अल्फा इज इक्वल टू, जब आप लोग निकालते थे तो दिस इज परपेंडिकुलर, इस वाले ट्राइंगल में देखें आप बड़े वाले में परपेंडिकुलर, जो कि आपका हो गया था Q साइन थीटा अपॉन ऑफ बेस हो गया था आपका पूरा ये यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक, तो यहाँ तक तो आपका P था, इसके आगे आपका Q कॉस थीटा हो गया था, यानी आपका P प्लस Q कॉस थीटा। अगर इसको मैं नाम दूँ A B C D, तो आप इन ट्राइंगल A D C को देखें, A D C को अगर आप देखें यहाँ से यहाँ तक में, तो आपका tan ऑफ अल्फा, ये अल्फा जो होगा ये होगा परपेंडिकुलर, जो कि आपका Q साइन थीटा है अपॉन बेस ये पूरा है, इसमें यहाँ तक की वैल्यू अपने पास P थी और यहाँ की वैल्यू आपकी Q कॉस थीटा थी, यानी कि आपके पास में फॉर्मूला बन गया था Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q कॉस थीटा। मैं अब आपके लिए ये इतना लंबा नहीं जाकर मैं सीधा सिंपल सा चलूँगा, ठीक है, और आपको एक तरीका बता देता हूँ, आप उसी तरीके से काम करेंगे तो जल्दी से काम कर पाएंगे। दो फोर्स है मेरे पास, एक फोर्स है F1 एक फोर्स है F2। पहला फोर्स F1 है, दूसरा फोर्स F2 है, दोनों थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो इनका रिजल्टेंट फोर्स होगा F इज इक्वल टू, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये होगा पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ये मजबूरी में मुझे पढ़ाना पड़ रहा है भाई, ये होगा सब F इक्वल टू अंडर रूट में F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो किधर जाएगा, तो इन दोनों फोर्सेज का जो रिजल्टेंट है वो यहाँ से यूँ जाएगा, यूँ। तो इस रिजल्टेंट F का मैग्नीट्यूड तो निकाल दिया आपने इस फॉर्मूले से, यहाँ F1 नोन है F2 नोन है, दोनों के बीच में एंगल नोन है, बट यहाँ से रिजल्टेंट फोर्स का यहाँ से एंगल क्या बना, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे आप, tan ऑफ अल्फा। क्या याद रखेंगे, tan ऑफ अल्फा। tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, मैं आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका बताता हूँ। यहाँ पहला वेक्टर कौन सा है F1, दूसरा वेक्टर कौन सा है F2, यानी आप उसको डायरेक्ट याद रखेंगे हमेशा, दूसरे का साइन थीटा यानी F2 का साइन थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस ऑफ थीटा। यानी आपको अगर कभी भी डायरेक्शन निकालनी है, जैसे ए और बी में, ये एक ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल थीटा है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट ये जाएगा, इसकी लेंथ क्या होगी वो तो इस फॉर्म में से निकलेगा, बट इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन इस फॉर्म में से निकलेगा, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, यहाँ दूसरा कौन है बी, यानी कि आपका बी का साइन थीटा, दूसरे का साइन थीटा अपॉन पहला प्लस दूसरे का कॉस थीटा। आप इस फॉर्मूले को लगाएं, काम आएगा आपके, और इस तरह से आप लोग इसकी डायरेक्शन को निकाला करते हैं। अब अगर मान लो, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, पर अगर ऐसा हो जाए तो आपको मैं थीटा दे दूं, F1 F2 दे दूं, और मैं आपसे फोर्स F पूछूं तो आप लोग निकाल सकते हो। बट अगर मैं मान लो इसमें एक स्पेशल केस लगा देता हूं, स्पेशल केस ये लगा देता हूं कि ये वाला फोर्स भी F है, ये वाला फोर्स भी F है, इन दोनों फोर्स इक्वल है, और उनके बीच का एंगल थीटा ये, और मैं पूछता हूँ कि रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो वो रिजल्टेंट फोर्स होगा मान लो F डैश, उसका मैग्नीट्यूड F डैश होगा, वो कितना होगा साहब, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस का ट्वाइस ऑफ F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, मतलब F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, ये दोनों फोर्स इक्वल हैं और थीटा एंगल पे काम करते हैं,
ये हो गया, यानी आपका एफ डैश इज इक्वल टू, आपका एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से ये एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, यानी ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर, प्लस ये भी हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एफ स्क्वायर, ये कॉस ऑफ थीटा। इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे भाई, यानी एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने काम किया 2f स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लिया, ये 2f स्क्वायर बाहर ले लिया, तो ये 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। और सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, ये चीज़ आ गई। कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला। यहाँ मेरे पास कॉस थीटा है और मैं ये चाहता हूँ कॉस ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया जाए, तो कॉस ऑफ थीटा को दोस्त मेरे, कॉस ऑफ थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ 2 इंटू थीटा बाई 2। किसी को प्रॉब्लम है, मान लो यहाँ cos 60 होता तो मैं उसको लिख देता cos 2 इंटू 30, किसी को दिक्कत थी क्या? ताकि मेरे पास cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाए, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये आप लोग 11th क्लास में पढ़ते थे, यानी cos ऑफ 2 थीटा को, cos ऑफ 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी cos ऑफ थीटा को लिखा जा सकता है cos 2 थीटा बाई 2। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये जो थीटा एंगल है क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच में, दोनों फोर्सेज के बीच का एंगल था। अगर मैं इसको यहाँ रख दूंगा तो एफ डैश की वैल्यू आएगी, एफ डैश की वैल्यू आएगी ये 2f स्क्वायर, ये 1 प्लस वो कॉस थीटा की वैल्यू, वो वाली कॉस थीटा की वैल्यू ये मैंने यहाँ रखी, तो यहाँ से आएगा मेरे पास में 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस का 1, यानी आपका ये ऑल इन रूट, ये लें साहब, ये 1 से ये 1 गया, यानी आपका एफ डैश इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4f स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, एक नया फॉर्मूला बन गया। अगर दोनों फोर्स बराबर हों तो इसको सॉल्व करूंगा तो आएगा एफ डैश इक्वल टू, अंडर रूट से बाहर निकालूंगा तो ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा बाई 2। बट थीटा को भूल मत जाना, थीटा दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, यानी दो फोर्स इक्वल हो और दोनों फोर्स अगर थीटा एंगल पे काम करते हो तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो होता है एफ डैश, और एफ डैश की वैल्यू होती है ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा बाई 2। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब आप ये सब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये मैं आपको 11th क्लास के अंदर आपको वेक्टर वाले चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए भी करा रहा हूं, और आपको कल इसकी इंपॉर्टेंस बहुत अच्छे से पता लग जाएगी कि हम इसकी तैयारी नहीं करते तो वो बच्चे जिनको वेक्टर नहीं पढ़ा है या जिनका वेक्टर वीक है उनको तकलीफ होती है। मैं यहां बात करना चाहता हूं कि एक यहां फोर्स F लग रहा है, यहां एक और फोर्स F लग रहा है, और दोनों फोर्स के बीच का एंगल थीटा है, और इस समय जो इन दोनों का इस O पॉइंट पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसकी वैल्यू होती है दोस्त F डैश, और F डैश रिजल्ट हो गई ट्वाइस ऑफ F कॉस थीटा बाई 2। एक एक चीज को खोल के देख ले इसमें क्या क्या चीजें। ट्वाइस ऑफ F कॉस थीटा बाई 2 कैसे बना, ये मैंने ऐसे बनाया। इसमें F क्या कोई एक फोर्स है, थीटा क्या दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है। यहां मैं आपको कुछ केसेस बता रहा हूं, और केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 और केस 5, ठीक है, ये मैं आपके कुछ केस कर रहा हूं इसके। केस 1, जबकि थीटा दोनों के बीच में 0 है, यानी पहला फोर्स यूं लग रहा है, दूसरा फोर्स भी यूं लग रहा है, थीटा दोनों के बीच में 0 है, क्या होगा आपको पता है 2f होगा। कैसे होगा वाला फॉर्मूला, उससे करते हैं हम लोग। एफ डैश इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ कॉस थीटा कॉस 0 बाई 2, यानी आपका एफ डैश इक्वल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एफ। ये कैसा होगा ट्वाइस ऑफ एफ, जो कि अपन जानते हैं अगर एक बॉडी पर मैं यहाँ से एफ फोर्स लगाऊं फिर इधर से भी एफ फोर्स लगाऊं तो इस बॉडी पर एक ही डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगना है, यानी 2f हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है साहब, कहीं दूर से कहीं से छांट के निकाल के लाया हूँ। केस 2, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री होता, मतलब एक फोर्स ऐसे होता, एक फोर्स ऐसे होता, और एंगल इसका 60 डिग्री होता। दोनों फोर्स इक्वल है साहब, एंगल 60 डिग्री का है। अब क्या होगा साहब, अब रिजल्ट फोर्स क्या होगा, तो वो होगा आपका एफ डैश। एफ डैश होगा दोस्त ट्वाइस ऑफ एफ कॉस 60/2, 60/2 मतलब 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, यानी आपके पास में वैल्यू हो जाएगी एफ डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ इंटू √3/2। ये 2 से 2 कैंसिल, यानी एफ डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आपका √3f। और किसी को याद रखे ना रखे, इसको जरूर याद रखना, दो इक्वल फोर्स काम करते हैं एक ही पॉइंट पर और दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल है 60 डिग्री का, तो रिजल्टेंट फोर्स होगा √3f। फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूँ, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है सब पे लगेगा, यानी कि एक ही पॉइंट पर दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, दोनों एक्सेलरेशन बिल्कुल सेम है और उनके बीच में एंगल 60 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होगा उस पॉइंट का, तो दिस इज इक्वल टू √3 ऑफ ए। जैसे यहाँ फोर्स हो गया था √3 ऑफ एफ। दो मोमेंटम है, दोनों मोमेंटम बराबर हैं, पीपी है दोनों,
एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं, 60 डिग्री एंगल पर लग रहे हैं, तो रिजल्टेंट मोमेंटम क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट मोमेंटम 60 डिग्री के एंगल पर लगने वाले मोमेंटम का होगा √3 ऑफ P। ऐसे ही केस थर्ड देखते हैं साहब, केस थर्ड भी बहुत खास है आपका। एक फोर्स यहाँ लग रहा है F, यहाँ एक्सेलरेशन भी लग सकता था, मोमेंटम भी लग सकता था, ठीक ऐसे ही एक फोर्स यहाँ लग रहा है F। ये तो मैंने फोर्स का तो एग्जाम्पल के लिए लिया है, और 90 डिग्री पे लग रहा है, यानी आपके पास में थीटा इजकल टू जो है आपका 90 डिग्री है। तो आपका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा? F डैश इजकल टू ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ F cos θ/2, यानी 90/2। 90/2 मतलब 45, यानी आपका F डैश इजकल टू जाएगा ट्वाइस ऑफ F cos 45। cos 45 का मतलब होता है 1/√2, यानी F डैश इजकल टू हो जाएगा ट्वाइस ऑफ F इंटू 1/√2। इससे इसको काटोगे तो आपका F डैश इजकल टू हो जाएगा √2 ऑफ F। बेहद खास है ये वाली बात भी, आपको फिर से याद होनी चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। यानी दो फोर्स इक्वल हो, दोनों 90 डिग्री पे काम करते हो, दो एक्सेलरेशन हो 90 डिग्री पे काम करते हो, दो मोमेंटम हो 90 डिग्री पे काम करते हो, मतलब उन सबका रिजल्टेंट निकलेगा √2 ऑफ F, √2 ऑफ A, √2 ऑफ P। ठीक है, इसी तरह से आपके पास में मैं फोर्स का एग्जांपल ले रहा हूं। केस फोर्थ है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, एक फोर्स ऐसे लग रहा है F, और उनके बीच में जो एंगल है ये आपका 120 डिग्री का एंगल है। अगर आपका थीटा जो है वो 120 डिग्री का है, तो इस समय फोर्स कितना लगता है? तो F डैश इजकल टू ट्वाइस ऑफ F cos θ/2, cos θ/2 cos 120/2, 120/2 मतलब 60, cos 60 वैल्यू होती है हाफ, यानी F डैश इजकल टू हो जाएगा आपका F। बड़े ही काम की बात, बड़े ही मजेदार बात, बड़े ही अच्छी बात, बड़े ही शर्त के साथ में अगर आपको ये कह दिया जाए, अगर एक पहेली पूछ लूं कि दो फोर्स लगाने हैं, एक पॉइंट पे लगाने हैं, एक साथ लगाने हैं, ऐसे लगाओ कि दोनों फोर्स में से इफेक्ट किसी एक फोर्स का ही आए, तो इसका मतलब आप दोनों फोर्स को लगा देंगे कितने डिग्री के एंगल पे? 120 डिग्री के एंगल पे। अगर दो फोर्स लगे, एक ही पॉइंट पे लगे, एक साथ लगे और उनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो, दोनों फोर्स बराबर हो, तो उनका फोर्स जो होगा वो आएगा आपके पास किसी एक फोर्स के बराबर ही। काम की बात है, जरूरी बात है, खास बात है, काम होनी चाहिए आपके, याद होनी चाहिए आपको। तो केस 5 देखते हैं साहब। एक फोर्स लग रहा है आपका F यूं, और एक फोर्स लग रहा है आपका F यूं, दोनों फोर्स बिल्कुल बराबर है, लेकिन एंगल इस बार 180 डिग्री का। आपको ही पता है कि रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाएगा, और यहां पर अगर आप लगाते हो तो F डैश इजकल टू आपका फोर्स का फॉर्मूला ट्वाइस ऑफ F cos 180/2, cos 180/2 मतलब 90, cos 90 की वैल्यू 0, यानी आपका F डैश इजकल टू हो गया आपका ट्वाइस ऑफ F इंटू cos 90 की वैल्यू 0 हो जाने से ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, यानी F डैश इजकल टू आपका 0 हो जाएगा। बात फोर्स के लिए कर रहा हूं, बट हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए शर्त लगेगी। शर्त से इतनी सी है कि मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी आप चीज लें, जो भी वेक्टर क्वांटिटी लेना उनको बराबर बिल्कुल। तो एक शॉर्ट में आप मेरे साथ में इसको काम करेंगे, शॉर्ट में मेरे साथ इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, फटाफट करेंगे। ये सब काम हम लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि आगे के जो हमें न्यूमेरिकल मिले हम उनको तेजी से कर पाएँ और फटाफट सीखिएगा। और इन बात को, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इन बातों को अपनी दिमाग में, अपने दिल में अच्छे से बसा लें, अच्छे से इनको बैठा लें, काम आएंगी। बेहद खास है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिएगा, दो ऐसे फोर्स जो थीटा इजकल टू 0 डिग्री पे काम करते हैं, दोनों फोर्स इक्वल थे, उनका रिजल्टेंट फोर्स F डैश इजकल टू, फटाफट बोलेंगे कितना होगा? 2F होगा। पहली बात। दूसरी बात, थीटा इजकल टू अगर 60 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स काम करते हैं तो F डैश जो होगा, उनका रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो होगा √3 ऑफ F। तीसरी बात, थीटा इजकल टू अगर 90 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स काम करते हैं तो उनका रिजल्टेंट फोर्स F डैश जो होगा वो होगा आपका √2 ऑफ F। और चौथी बात जो आपकी आ रही है, थीटा इजकल टू 120 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स काम करते हैं, यानी 120 डिग्री पर दो इक्वल फोर्स काम करते हैं तो उनके रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू होगी किसी एक फोर्स के बराबर। और पांचवी बात, थीटा इजकल टू अगर 180 डिग्री पे काम करते हैं, दो इक्वल फोर्स काम करते हैं 180 डिग्री पे, तो नेट फोर्स होगा 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मैं कहता हूं कि 10 न्यूटन के दो फोर्स है, थीटा 0 पे काम करते हैं तो उनका रिजल्ट फोर्स हो जाएगा 20 न्यूटन। अगर मैं बात करता हूं 10 न्यूटन के दो फोर्स हो, थीटा 60 डिग्री पे काम करते हैं तो उनका रिजल्ट फोर्स हो जाएगा 17.32 √3 ऑफ 10। 10 न्यूटन के दो फोर्स हो और 90 डिग्री एंगल पे काम करते हो तो उनका रिजल्ट हो जाएगा 14.14 के आसपास, 1.41 ऑफ, यानी √2 ऑफ F होता है 90 डिग्री पे, यानी √2 की वैल्यू 1.414 इंटू 10, यानी 14.1। ये बोल रहा हूं मैं आपको। 10 न्यूटन के दो फोर्स हो और काम कर जाए 120 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। और 10 न्यूटन के दो फोर्स हो और काम करते हो कितने पर? 180 डिग्री पर, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, यानी इस समय ऐसे काम करते हो दो फोर्स तो रिजल्टेंट फोर्स ऐड हो जाएंगे पूरे। यूं काम करते हो एंगल 60 डिग्री का हो तो रिजल्टेंट फोर्स आंख मींच के, दांत भींच के बोलना होगा √3F। अगर एक F ऐसा लग रहा है, एक F ऐसा लग रहा है और आपका यहाँ पर पूछ रहे हैं कि एंगल 90 डिग्री है, तो आंख मींच के बोलना √2F होगा।
एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, ये भी एफ है, तुम भी एफ है, एंगल 120 डिग्री का है, तो रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, रिजल्टेंट एफ डैश जो होगा वो एफ होगा। और एक तुम एक हम ऐसे चलें एक दूसरे के अपोजिट, तो नेट फोर्स एफ डैश इक्वल टू 0 होगा। ये वाली बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। एक बार छोटे सी प्रैक्टिस ले लो मेरे साथ में, ठीक है। रिंकू भैया आप ही देना ये प्रैक्टिस फटाफट, ठीक है। मैं अगर थीटा 0 डिग्री पे काम करते हैं तो नेट फोर्स कितना होगा 2f। थीटा इज अगर 60 डिग्री पे काम करते हो तो √3f, थीटा 90 डिग्री पे काम करते हो तो √2f, और थीटा 120 डिग्री पे काम करते हो तो f, और थीटा 180 पे काम करते हो तो 0। यानी कि आपकी बातें क्लियर होनी चाहिए, आपको बात समझ में आ रही है। इसके बाद में एक और बात देखिए साहब, मैंने कहा लॉ क्या होता है। लॉ उसे कहते हैं जो 1000 बार परखने के बाद में भी गलत सिद्ध ना हो, उसे लॉ कहते हैं। एक बात है साहब कही गई है वेक्टर क्वांटिटीज के लिए, फोर्स के लिए, बट जो फोर्स के लिए एप्लीकेबल है वो सबके लिए एप्लीकेबल है, और बात मैं फोर्स के लिए कर रहा हूं। और बात मेरी है समझने की कोशिश करना, दिमाग लगाना, जितना तेरे पास में है सारा का सारा। हां तो सब एक खास बात थी इसमें कि ये एक पॉइंट है और इस पर बहुत सारे फोर्स काम करेंगे, बहुत सारे फोर्स काम करेंगे, और खास बात ये है कि सारे के सारे फोर्स इक्वल है। पास सुन, एक ही पॉइंट पर काम करेंगे, सारे फोर्स इक्वल है। और एक बेहद जरूरी बात है इसमें, सारे के सारे फोर्स जो काम कर रहे हैं वो एंगल्स पे काम कर रहे हैं। डेफिनेटली एक पॉइंट पे काम करेंगे, डिफरेंट एंगल्स पे काम करेंगे, लेकिन उनके एंगल के अंदर एक सिमिलरिटी है, और वो काम कर रहे हैं 360 अपॉन ऑफ एन के एंगल पे, यानी थीटा इज इक्वल टू इस एंगल पे काम करते हैं। यानी एंगल डिसाइड होगा एन से, और ये एन क्या चीज है, नंबर ऑफ फोर्स है। मैं कहना ये चाहता हूं व्हेन एन इक्वल फोर्स, मतलब एन बराबर फोर्स, यानी एन इक्वल फोर्स एक्ट ऑन अ पॉइंट एट द एंगल ऑफ 360 अपॉन ऑफ एन, देन क्या होता है, एक चमत्कार होता है। नेट फोर्स ऑन पॉइंट ओ इज ऑलवेज 0। फिर से सुनिए मेरी बात को। अगर एन फोर्स हो, फोर्स का नंबर एन मतलब एक से ज्यादा, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, अगर वो 360 अपॉन एन के एंगल पे काम करें एक पॉइंट पर, तो नेट फोर्स वहां हमेशा 0 होगा, नेट एक्सेलरेशन 0 होगा, नेट वेलोसिटी 0 होगी, नेट मोमेंटम 0 होगा। यानी हर वेक्टर के लिए चीज लगेगी। बात को सुने, आपके समझ में नहीं आ रही हो तभी समझ आएगी। मान लो दो फोर्स होते, यानी नंबर ऑफ फोर्स एन इज इक्वल टू 2। कितने एंगल पे काम कर रहे हैं सब, थीटा एंगल पे काम कर रहे हैं। थीटा इस फोर्स से डिसाइड होगा कितने पे, 360 अपॉन 2, यानी वो 180 पे काम करते, तो नेट फोर्स 0 होता। कैसे 0 होता, एक फोर्स यहां लग रहा है, दूसरे फोर्स को 180 के एंगल पे काम कराना है, यूं काम कराना है, तो बताओ यहां नेट फोर्स 0 होता था या नहीं होता था, बिल्कुल 0 होता था। ऐसे ही मान लो नंबर ऑफ फोर्स 3 हो, यानी नंबर ऑफ फोर्स कितने हैं भैया, 3, यानी एन इज इक्वल टू 3 है, तीनों फोर्स इक्वल हैं, एक ही पॉइंट पे काम कराने हैं, एन इज इक्वल टू 3 है, यानी उनके बीच का एंगल क्या बनेगा, उनके बीच का एंगल बनेगा 360 अपॉन 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि आपको यहां से समझ में आएगी एक बात, यानी कि 3 फोर्स बनाने हैं मुझे, इस पॉइंट पे 3 फोर्स काम करवाने हैं, और तीनों फोर्सेस के बीच में, तीनों ही फोर्सेस के बीच में एंगल 120 का होना चाहिए। यानी एक अगर एफ यूं लगा दिया तो इससे 120 का बनाते हुए दूसरा यूं लगाऊंगा, और इससे 120 का बनाते हुए यूं लगाऊंगा, यानी ये 3 फोर्स हो गए। ये भी एंगल 120 हुआ, ये भी एंगल 120 हुआ, और ये भी एंगल 120 हुआ। अब इन सबसे क्या हुआ, अब आपको समझाता हूँ नेट फोर्स 0 कैसे होगा, वो आपको समझना चाहिए मुझसे। यानी नेट फोर्स 0 कैसे होगा, तो देखो दोस्त, इन दोनों का फोर्स, ये दोनों फोर्स इक्वल थे, कितने एंगल पे काम कर रहे हैं, 120 पे। इन दोनों का रिजल्टेंट एफ ऐसे जाएगा या नहीं जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट ये होगा या नहीं होगा, ये एफ होगा, और इसको ये कैंसिल कर देगा, ये वाला एफ। मान लो कोई कहे नहीं सर इन दोनों को चूज कर लो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये हो जाएगा, वो कैंसिल कर देगा। चलो ये दोनों ले लेते हैं, तो इनका ये जाएगा तो वो से कैंसिल कर देगा। इसका मतलब ये हुआ कि 3 इक्वल फोर्स हो, 3 इक्वल फोर्सेस हो, 360 अपॉन 3 120 के एंगल पे काम करते हो, एक ही पॉइंट पे काम करते हो, तो नेट फोर्स 0 आया। मान लो 4 फोर्स होते, थीटा इज इक्वल टू आपका होता 360 अपॉन 4, यानी 360 अपॉन 4 मतलब एक यूं काम करता एफ, एक यूं काम करता, एक यूं काम करता, और एक यूं काम करता, मतलब ये भी एफ, ये भी एफ, और ये भी एफ, चारों इसी पॉइंट पे काम करते। नेट फोर्स आपका 0 होता। तुमको हम कैंसिल करेंगे, हमको तुम कैंसिल करोगे। मान लो ये दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो गया, तो इन दोनों का रिजल्टेंट नहीं हो जाएगा, यानी नेट फोर्स बिल्कुल 0 होगा। आपको आजमाने की जरूरत नहीं है, आजमाई हुई बात है, मान ले और कई जगह काम में लूंगा,
कहाँ काम में लूँगा, कैसे काम में लूँगा, किस तरह से काम में लूँगा, ये बताऊँगा मैं आपको कल। ठीक है, थैंक यू, कल मिलेंगे।